नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्या मेडिसिन को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। एक आर्टिकल हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसको क्या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। उस समय फोकस देखो इंजीनियरिंग पर था, आज फोकस मेडिसिन पर है। कुछ अलग पॉइंट्स हैं तो डिस्कस करेंगे डिटेल से। दूसरा आर्टिकल टेक्स्ट कंटेक्स्ट का क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कार्बन मार्केट से संबंधित। एथिक्स का एग्जांपल है आज का। देखो ये कोई इन्फ्लुएंसर हैं बॉबी कटारिया, इनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो प्लेन में स्मोकिंग करते नजर आ रहे हैं। आजकल देखो ये ना काफी ज्यादा होने लगा है। वैसे इन्फ्लुएंसर वो पर्सन होता है यूट्यूब पे या फिर किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो लोगों की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि इन्फ्लुएंसर के बीच में मतलब एक कंपटीशन चलता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त करने के लिए। तो उस चक्कर में ना वो ऐसे ऐसे काम भी करने लगते हैं जिससे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए जा सकें, जो कि देखो गलत हैं। तो वो मतलब जो उनकी पावर थी ना ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की, एक प्रकार से ना चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए वो ना गलत ढंग से लोगों की जो ओपिनियन है इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे ये प्लेन में मान लीजिए स्मोक कर रहे हैं तो अपने आप को कूल दिखाने के लिए कि देखो मैं कूल हूं। अब एक प्रकार से ना इस चीज को ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो कुछ तो लोग होंगे ना जो इनको फॉलो करते होंगे। अब जाहिर तौर पे आप लोग तो फॉलो करोगे नहीं ऐसे लोगों को, लेकिन आप मानोगे ऐसे कॉमन मैन होते हैं जो इनको ऐसे लोगों को भी फॉलो करते हैं। तो लेकिन देखो अब वो भी यही मानने लगेंगे कि ये चीज कूल है। ऐसे ही तो सोसाइटी में फिर एक इस प्रकार की आदतों का ग्लोरिफिकेशन होता है, करैक्टर बिल्डिंग गलत होती है। तो ये चीज ना रुकनी चाहिए, ऐसी चीजों के प्रति सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि एक ना मैसेज दिया जा सके कि ये गलत था, ये कभी भी कूल नहीं था। बल्कि इन्फ्लुएंसर जो भी कोई पर्सन फेमस हो जाता है ना, तो उसके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे मतलब आपको अपना टेम्परामेंट होल्ड करना है पब्लिक में, ताकि पब्लिक आपको फॉलो करती है गलत चीज ना सीखे, सही चीज सीखे। तो ये चीज आप एथिक्स में केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हो, सोशल इन्फ्लुएंस जो टॉपिक है ना वहां पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या मेडिसिन को यानी मेडिकल करिकुलम को लोकल लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, हिंदी में, इन लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए या फिर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो चूंकि ये आर्टिकल ना इंटरव्यू के फॉर्म में है, आप खुद से आर्ग्यूमेंट थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए। क्या आपके मन में क्या आता है, क्यों मेडिसिन को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो आपके मन में जाहिर तौर पर यही आएगा कि स्टूडेंट्स को ना समझने में काफ़ी आसानी होगी, खास करके रूरल स्टूडेंट्स को, अगर मदर टंग लैंग्वेज में उसे पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और अगर देखो मेडिसिन को कुछ दूसरे देशों में स्पेनिश लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, जैपनीज लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाता है, तो हमारे देश में हम मेडिसिन को लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं पढ़ा सकते। इससे देखो लर्निंग आउटकम तो इंक्रीज होगी ही, मतलब बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, बट इसके साथ साथ जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है ना उनका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। मतलब हमारी जो लैंग्वेज संबंधित विरासत है ना वो भी प्रिजर्व होगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब जैसे देखो कोई डॉक्टर है, उसने तमिल लैंग्वेज में मेडिसिन को सीखा है। अब कल को वही डॉक्टर प्रैक्टिस करने जाता है बाहर, लोकल लोगों से मुलाकात करता है, तो जो भी प्रॉब्लम हो ना बॉडी में, वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है लोकल लोगों से, फैमिली मेंबर से, क्योंकि उसने मेडिसिन तमिल लैंग्वेज में हासिल की है और लोकल लोग भी तमिल बोल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन गैप जो अक्सर देखने को मिलता है ना डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच या फिर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के बीच, वो कम्युनिकेशन गैप भी नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसी लैंग्वेज में मेडिसिन की शिक्षा हासिल की है जिस लैंग्वेज में लोकल लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सारे फायदे होंगे अगर मेडिसिन को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है।
फायदे बताना देखो आसान है, लेकिन चैलेंजेस सोचना मुश्किल है। अब चैलेंजेस सोचिए आप, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहला चैलेंज तो आप आसानी से बता दोगे कि अभी जैसे इंग्लिश में है सारी बुक्स, उनको ट्रांसलेट करने की दिक्कत है। अब आपने ट्रांसलेट कर भी लिया तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनका तमिल में अभी फिलहाल ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तमिल में या फिर दूसरी अपनी किसी लोकल लैंग्वेज में। मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना। अब इंग्लिश में तो है, लेकिन उस टर्म को हिंदी में क्या बोलें कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक उस टर्म को तमिल में बोला भी नहीं गया है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप लोकल लैंग्वेजेस में, फॉर एग्जांपल तमिल लैंग्वेज में टेक्निकल वर्ड्स डेवलप करो, मतलब नए नए वर्ड्स आप तमिल डिक्शनरी में ऐड करो। दूसरा सॉल्यूशन इसका यह भी हो सकता है कि आप प्रोसेस जो है वो तमिल में लिख दो ना, और टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में ही रहने दो। टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी भी हम एथिक्स पढ़ते हैं, कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं ना ये एक लैटिन वर्ड है या फिर एक ग्रीक वर्ड है, तो उन वर्ड्स को हम अभी भी ढो रहे हैं, उनका बर्डन हम झेल रहे हैं। तो इंग्लिश वर्ड्स भी वैसे के वैसे अगर रहेंगे, बाकी सारी प्रोसेस है जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो टर्म्स आए वो आप इंग्लिश में ही रहने दो, लेकिन रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है वो पूरी जो प्रोसेस है वो आप तमिल में ट्रांसलेट कर दो या फिर किसी दूसरी लोकल लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर दो। इसके बाद दूसरा चैलेंज ये है, नेशनल मेडिकल कमीशन के अभी के रेगुलेशन के अनुसार मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसमें फेरबदल करना पड़ेगा। चलो अगर सरकार अपने पे आ जाए तो नेशनल मेडिकल कमीशन के रेगुलेशन में बदलाव लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट लग रहा है, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना सबसे ज़्यादा मजबूत लग रहा है। देखो डॉक्टर मेडिकल की एजुकेशन हासिल करता है, 5, 5.5 जितने साल की भी डिग्री होती है, सिर्फ उसके बाद डॉक्टर रिसर्च करना नहीं छोड़ देता। एक डॉक्टर की जो रिसर्च है ना वो सारी जिंदगी चलती रहती है, वो इंटरनेट पे नई नई रिसर्च को पढ़ता रहता है ताकि उसी के हिसाब से अपने आप को मॉड्यूलेट किया जा सके। लेकिन देखो सोचने की बात है, ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है ना मेडिसिन से संबंधित इंटरनेट पर या फिर बुक्स भी वो इंग्लिश में ही हैं। अगर कोई स्टूडेंट मेडिसिन की शिक्षा हासिल करेगा लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश उसकी अच्छी नहीं है मान लीजिए, तो कल को वो रिसर्च नहीं कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि तमिल में थोड़ी ना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध है मेडिसिन की। बाद में जब वो रिसर्च करना स्टार्ट करेगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो इंग्लिश में ही उपलब्ध है ना, चाहे इंटरनेट पर या फिर बुक्स में। तो फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना गलत हो जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाना ही ठीक है। और देखो जो बात आर्ग्यूमेंट जो वो है ना कम्युनिकेशन वाला, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा पेशेंट्स के साथ और पेशेंट की फैमिली मेंबर्स के साथ। अरे यार ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो अब किसी ने तमिल में एजुकेशन हासिल की, अब उसकी पोस्टिंग आ गई है बेंगलोर में या फिर कोच्चि में, वहां पे उसे मलयालम या फिर कन्नड़ भी बोलनी पड़ सकती है। उड़ीसा में आ गई मान लीजिए, वहां पे उड़िया बोलनी पड़ सकती है। तो फिर ये आर्गुमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो पेशेंट या फिर पेशेंट की फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर लेगा। इसका मतलब तो वो अपने ही राज्य में एज्यूम कर लिया जाता है कि वो सिर्फ अपने ही राज्य में काम करेगा, कहीं दूसरी जगह पर जाके काम नहीं करेगा। और देखो हमारे तो देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे तो वो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी सीख लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो कम्युनिकेशन वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो मजबूत नहीं है कि इस वजह से लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। इसके बाद देखो एक दिक्कत ये भी आ जाएगी, मान लीजिए तमिलनाडु में कोई मेडिकल का कॉलेज है, वहां पे पंजाब के किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, तो पंजाब वाले स्टूडेंट को तो पंजाबी आती है और तमिलनाडु वाले स्टूडेंट को तमिल आती है, वहां पे लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है मान लीजिए तमिल में, तो पंजाबी स्टूडेंट को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हर एक स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे लोकल स्टूडेंट का ही एडमिशन हो सकता है, तो ये तो देश की यूनिटी के भी अगेंस्ट हो जाएगा। तो एक कोर लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाता है ना वही सही है।
कड़वी बात है लेकिन सच है, फिलहाल इंग्लिश ही एक कोर लैंग्वेज है पूरे देश में। ज्यादा से ज्यादा आप एक चीज कर सकते हो, सप्लीमेंट कर सकते हो, कि जैसे अब तमिलनाडु का कोई मेडिकल कॉलेज है, वो पढ़ाए तो इंग्लिश में लेकिन इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट कर दे तमिल में, और स्टूडेंट को कहा जाए कि आप इस लैंग्वेज में भी पढ़िए, कोई मार्क्स अवॉर्ड किए जा सकते हैं लोकल लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी के। तो इस प्रकार से आप सप्लीमेंट करोगे ना तो है सही, लेकिन मैंडेटरी बना दोगे कि लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ा जाएगा, फिर हो जाएगी दिक्कत। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कार्बन मार्केट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, यूनियन गवर्नमेंट ने ना एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। मकसद इस बिल का यह है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को मजबूत बनाना। अमेंडमेंट्स की सहायता से अब देखो, जो हम ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं ना, ग्रीन इकोनॉमी मतलब जैसे हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में कमिटमेंट भी किए हैं कि 2030 आते आते 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। तो ये सब एक प्रकार से प्रयास है ग्रीन इकोनॉमी बनने की दिशा में और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में कमिटमेंट पूरी करने की दिशा में। अब देखो, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसने पहले फेज को इंपावर किया इंडिया के ग्रीन इकोनॉमी बनने की दिशा में। अब क्योंकि उसके बाद तो 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी हो गया, तो अब इस एक्ट में अमेंडमेंट की आवश्यकता थी बदलते सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि अब इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा कमिटमेंट्स इंडिया ने की है कि इंडिया एमिशंस को कम करेगा। इस वजह से इस एक्ट में अमेंडमेंट की आवश्यकता थी। बिल में देखो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स जैसे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, कमर्शियल ग्रुप्स या फिर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स जैसे सोसाइटी वगैरह के कंज्यूमर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं फॉर एग्जांपल डीएलएफ की, इनके लिए कंपलसरी रहेगा कि जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं ना, उसका एक निश्चित परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से आना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इस अमेंडमेंट की सहायता से डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश की जाएगी ताकि कार्बन क्रेडिट्स में ट्रेड किया जा सके। अब ये कार्बन क्रेडिट्स का क्या कंसेप्ट है, हम बेसिक्स से जानते हैं। देखो, ये जो कार्बन मार्केट या फिर कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ना, एमिशन ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सरकार की तरफ से ना एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि कोयले से चलने वाला कोई थर्मल पावर प्लांट है ना, वो ना 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 10 टन कार्बन एमिट कर सकता है। अलाउ कर दिया सरकार ने। अब कोई एक्स कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट का नाम है एक्स, अब इसने ना 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सिर्फ 5 टन कार्बन एमिट किए, जबकि कर सकता था ये 10। 5 टन इन्होंने सेव कर लिए। तो अब वो 5 टन के जो कार्बन क्रेडिट्स है ना, जो इन्होंने बचाया है कार्बन एमिशन, वो बेचा जा सकता है एक्स के द्वारा वाई थर्मल पावर प्लांट को। मान लीजिए एक और थर्मल पावर प्लांट है वाई, जिसमें मशीनें पुरानी हैं। अब सरकार ने अलाउ किया था कि 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 10 टन कार्बन एमिट किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मशीनें पुरानी हैं, वाई थर्मल पावर प्लांट 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कार्बन एमिट कर रहा है 15 टन एक्स्ट्रा कर दिया जितना सरकार ने अलाउ किया था। तो वाई ना एक्स को बोलेगा, अरे भैया हमने तो एक्स्ट्रा कर दिया, सरकार ने जो लिमिट रखी थी क्रॉस कर दिया। तो एक्स बोलेगा हमारे पास ना, हमने कम किया है, हमारे पास 5 जो कार्बन क्रेडिट हैं, 5 कार्बन क्रेडिट मतलब 5 टन कार्बन एमिशन हमने कम किया है, तो वो हम आपको बेच देंगे 10 करोड़ रुपए में, क्या आप खरीदोगे? वाई कहता है कि ठीक है हम खरीदेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये कार्बन क्रेडिट को बेचा और खरीदा जा रहा है। तो कार्बन क्रेडिट एक प्रकार से ना एमिशन के लिए परमिशन स्लिप का काम करते हैं। अब सरकार ने बोला कि आप 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 10 टन कार्बन एमिट कर सकते हो, तो सरकार ने ना 10 टन कार्बन को एमिट करने की परमिशन दे दी। यूं समझ लीजिए 1 कार्बन टन एमिट करने के लिए सरकार 1 स्लिप देती है, तो 10 स्लिप दे दी। एक्स कंपनी ने
एमिट किया सिर्फ 5, यानी उनकी 5 स्लिप्स तो खत्म हो गई, उनकी बच गई 5 स्लिप जो उन्होंने बेच दी किसी दूसरी कंपनी को। अब देखो ये जो कार्बन मार्केट है ना, ये 2 तरीके से काम कर सकती है। एक तो रेगुलेटेड मार्केट, इसमें कैप एंड ट्रेड होता है, सरकार रेगुलेट करती है, सरकार बेंचमार्क इस्टेब्लिश कर देती है कि जैसे कोई कोयले से पावर जनरेट करने वाली कंपनी है, उसको अलाउ ये है 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 10 टन कार्बन आप एमिट कर सकते हो। अब देखो अगर एक्स कंपनी ज्यादा कार्बन एमिट कर देती है तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर कम कर देती है तो उसको सरकार किसी ना किसी माध्यम से इंसेंटिवाइज करेगी। तो ये रेगुलेटेड होता है कैप एंड ट्रेड। दूसरा वॉलंटरी मार्केट में तो ये होता है, जैसा हमने पहला एग्जांपल डिस्कस किया, एक्स कार्बन क्रेडिट को बेच देता है वाई को, वाई एक्स से खरीद सकता है, यानी प्राइवेट कंपनीज जो है ना वो अपने आप से एक दूसरे से कार्बन क्रेडिट्स परचेज कर लेते हैं और बेच देते हैं। रेगुलेटेड में सरकार टैक्स लगाती है, अगर एमिशन ज्यादा होता है कम होता है तो इंसेंटिव देती है। वॉलंटरी मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स को बेचा और खरीदा जाता है कंपनीज के द्वारा। ये कार्बन मार्केट्स ना अलाउ की गई थी 1997 के यूएन क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। इसके अलावा देखो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी है, सीडीएम। सीडीएम में ये होता है, मान लीजिए यूरोप की कोई कंपनी है, वो ज्यादा कार्बन एमिट कर रही है, तो उसको मौका दिया जाता है कि आप कहीं और पर कुछ ऐसा कीजिए जिससे एमिशन कम हो जाए। मतलब कि उस कंपनी ने, फॉर एग्जांपल एक्स का ही एग्जांपल लीजिए, एक्स ने 10 टन तक कार्बन एमिट करना अलाउ था, यूरोप की कंपनी है एक्स, उसने कर दिया 12 टन, तो 2 टन उसने ज्यादा कर दिया ना, तो 2 टन के कार्बन क्रेडिट परचेज करने के बजाय उस कंपनी को मौका दिया गया है कि आप किसी दूसरे देश में ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे 2 टन कम एमिशन हो। फॉर एग्जांपल पेड़ उगाना, फॉर एग्जांपल कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी देना किसी दूसरी कंपनी को जिससे एमिशन कम होता हो। समझ गए? अब एक्स कंपनी के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि दूसरी देश में एमिशन कम करना ज्यादा आसान है, अपने देश में एमिशन कम करना मुश्किल है, इसलिए वो किसी दूसरे देश में भी एमिशन कम करने के लिए स्टेप्स उठा सकता है, सीधा कैश भी दे सकता है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, पेड़ उगा सकता है, कोई दूसरा तरीका अपना सकता है जिससे एमिशन कम होता हो। वैसे देखो ये 2 तरीके से किया जा सकता है, इसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग, मतलब कार्बन जो ज्यादा आपने रिलीज किया था उसकी भरपाई करना, ऑफसेट कार्बन एमिशन। ऑफसेट का मतलब होता है भरपाई करना, आपने जो ज्यादा कार्बन एमिट कर दिया ना उसकी भरपाई आप कर रहे हो। भरपाई आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो कार्बन अवॉइडेंस रिडक्शन प्रोजेक्ट, जिसे आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कार्बन एमिशन कम हो। दूसरा कार्बन रिमूवल सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, इसमें क्या है कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर में आप कार्बन मौजूद है ना, 2 टन कार्बन को आप सोख रहे हो एटमॉस्फेयर से, मतलब रिमूव कर रहे हो एटमॉस्फेयर से, ये दूसरा टाइप है। तो ये दोनों टाइप हैं किसके? ऑफसेट कार्बन एमिशंस के, मतलब कार्बन एमिशन जो आपने कर दिया है ना उसकी आप भरपाई कर रहे हो। भरपाई कैसे कर सकते हो? या तो आप दूसरे किसी देश में ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलाओ जिससे एमिशन कम हो, या फिर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन मौजूद है उसे आप एब्जॉर्ब कर लो, एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दो। ये एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं राइटर के द्वारा कि कैसे कार्बन एमिशन की भरपाई की जा सकती है किसी कंपनी के द्वारा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके, एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करके, ताकि कम कार्बन एमिट हो। जैसे देखो आप कुक स्टोव्स जिससे खाना बनाते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे तो जाहिर तौर पे कम कार्बन एमिट होगा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर करके और एक जगह स्टोर करने से, बायोमास को सोइल में लुटाने से, फॉरेस्ट रीग्रोथ को प्रमोट करने से, और अल्टरनेटिव फ्यूल टाइप की तरफ स्विच करने से, जैसे लोअर कार्बन फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल कोन एंड बायोमास ड्राइव्ड इथेनॉल एंड बायोडीजल। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कार्बन एमिशन को ऑफसेट किया जा सकता है, यानी कार्बन एमिशन की भरपाई की जा सकती है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखो, पहली बात तो सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा, इसके साथ साथ इकोसिस्टम अच्छे से मैनेज होगा, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, ये सब होगा। ये जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट है ना धीरे धीरे और तेजी से ग्रो होगी। इसके अलावा कंज्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब कार्बन एमिशन के बारे में अवेयर हो रही हैं, वो उन कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं
जो कम कार्बन एमिट करती हैं। इवन एयरलाइंस भी आपने देखा होगा, प्लेन टिकट बुक करोगे तो बताते हैं वो कि कितना कार्बन एमिट होगा इस एयरलाइन से। ऐसी इंफॉर्मेशन उनके द्वारा दी जाती है क्योंकि जनता आज के समय में बहुत जागरूक हो रही है धीरे धीरे। और कुछ कंपनीज के लिए तो एडिशनल रेवेन्यू सोर्स भी जनरेट होगा अगर वो अपने कार्बन क्रेडिट बेच पाते हैं। जैसे टेस्ला, इलोन मस्क की जो कंपनी है ना, इन्होंने अपना कार्बन क्रेडिट बेच के काफ़ी पैसा कमाया क्योंकि टेस्ला कार इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कम कार्बन एमिट करती है, तो इन्होंने काफ़ी कार्बन क्रेडिट इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो कार्बन मार्केट की जो इफेक्टिवनेस है ना, इस पर सवाल उठते रहते हैं। कुछ कंपनीज क्रेडिट परचेज कर लेती हैं, मतलब उनको वो जानबूझ के एमिशन कम करने पे ध्यान ही नहीं देती। उनको लगता है कि क्रेडिट परचेज कर लेंगे, छोड़ो ना यार। क्रेडिट परचेज करना उनके लिए सस्ता रहता है बजाय एमिशन को कम करना। तो कार्बन क्रेडिट ना महंगे आने चाहिए ताकि एक कंपनी को ना कम से कम मोटिवेशन तो रहे कि अगर हमने एमिशन नहीं किया तो कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे जो महंगे आएंगे। अभी तो फिलहाल बहुत सस्ते हैं कार्बन क्रेडिट। और देखो, जिन कंपनीज को अपने कार्बन एमिशन की भरपाई करनी होती है ना, ऑफसेट करना होता है, वो ना हाई क्वालिटी एमिशन को रिड्यूस करने पे ध्यान दे, फॉर्मेलिटी ना करें। कई बार तो देखो ऐसे ही सिंपली थोड़े बहुत पेड़ उगा दिए जाते हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते और बोल दिया जाता है कि देखो हमने फॉरेस्ट को रीग्रो किया, इससे इतना एमिशन कम होगा। नहीं, सीरियसली एमिशन को कम करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावा करना है। और बहुत सारी कंपनीज जो अमीर देशों से हैं, वो देखो ऐसा करती है, अपने देश में एमिशन को कम नहीं करती लेकिन किसी दूसरे गरीब देश में कार्बन क्रेडिट परचेज कर लेती है। तो ये भी अपने आप में ना एक बिजनेस स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी कंपनीज तो सिर्फ इसलिए खड़ी हो गई हैं कि वो कार्बन क्रेडिट बेच दें। अपना उनका बिजनेस चलता नहीं है लेकिन कार्बन क्रेडिट बेच के ज़्यादा पैसे बनते हैं। अब दिक्कत यह हो गई है, मार्केट में बेचने वाले ज़्यादा है कार्बन क्रेडिट और खरीदने वाले कम हैं। और देखो ये ना पता लगाना भी मुश्किल होता है कि कितना कार्बन रिड्यूस किया गया है ऑफसेट प्रोजेक्ट से। मान लीजिए इंग्लैंड की कोई कंपनी है एक्स, उसने ज़्यादा एमिशन किया था लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए उसने रवांडा में एक प्रोजेक्ट चलाया। अब लेकिन ना मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। एक्स कंपनी बोलती है कि हमने 3 टन एमिशन बचा लिया है रवांडा के उस प्रोजेक्ट की सहायता से, लेकिन मेजर करने का कोई तरीका नहीं होता, तो झूठ मूठ भी बोल दिया जाता है काफी बार इन कंपनीज के द्वारा। अब वे फॉरवर्ड की बात आती है। जैसे देखो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है ना सेबी के द्वारा, आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करती है, उसी प्रकार से कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट, एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए आप दूसरी जगह पे प्रोजेक्ट चलाते हो तो वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में जनता में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियसनेस फैलाई जाए। अगर बिल की सहायता से डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश की जाती है तो अच्छी बात है, बट इंश्योर कीजिए कि ये इफेक्टिव हो और प्रॉपर रेगुलेशन हो। समय समय पर असेसमेंट भी होता रहना चाहिए कार्बन मार्केट की फंक्शनिंग का, तब जाके सरकार का जो मकसद है वो सफल हो पाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1920 का ना एक एक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। जैसे आप देखते हो जेल में कोई पर्सन जाता है तो उसकी ना फोटोएं ली जाती हैं, इमेजेस ली जाती हैं अलग अलग एंगल से। पहले बोलते हैं सीधा देखिए, फिर साइड के एंगल से ली जाती है, फिर दूसरी साइड के एंगल से ली जाती है, हाइट मेजर की जाती है प्रिजनर की। ये सब काम क्यों होता है? ये सब काम करने के देखो 3 पर्पजेज होते हैं। एक तो जो कल्प्रिट है ना, जो एक्यूज्ड है, उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, दिखता कैसे है, कितनी हाइट है, सब कुछ किया जाता है। ये प्रोविजन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 में। दूसरा पर्पज होता है, अगर देखो उस पर्सन के द्वारा बार बार अपराध किए जाते हैं ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी अगर सारी इंफॉर्मेशन पहले से अथॉरिटीज के पास में है। तो वो पर्सन जेल में गया था, वहां पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, अब उस केस में तो छूट गया, लेकिन 2 साल बाद उसने कोई और क्राइम कर दिया, तो एक्यूज्ड से संबंधित सारी डिटेल्स तो अथॉरिटीज के पास होंगी ना कि वो पुराने केस में एक्यूज्ड है, उस केस में तो बेल में बाहर है लेकिन दूसरा अपराध किया है, तो डिटेल्स मैच की जा सकती हैं। सस्पेक्ट को नए केस में आइडेंटिफाई करना आसान रहता है। तीसरी चीज, टू आइडेंटिफाई प्रीवियस कन्विक्शन।
मतलब पहले उसने कोई अपराध किया है क्या, यह भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है जब एक्यूज्ड की मेजरमेंट की जाती है। तो ये 3 पर्पस होते हैं। प्रिजनर को आइडेंटिफाई करने के सारी डिटेल्स इकट्ठा की जाती हैं। ये देखिए, फिंगर इंप्रेशंस, फुट इंप्रेशन, मेजरमेंट, फोटोग्राफ्स, ये सब लिया जाता है एक्यूज्ड का जब वो जेल में जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इस 1920 के एक्ट के अकॉर्डिंग और क्या क्या हो सकता है। पहली तो बात देखो, ये जो एक्ट था ना, सिर्फ उन्हीं पर्सन्स के लिए था जिसको 1 या फिर 1 से अधिक साल के लिए सजा हो सकती है, उस केस में गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, अगर किसी केस, ऐसा केस जिसमें उसे 1 या फिर 1 से अधिक साल तक की सजा हो सकती है, तो फिर उसकी ये सारी डिटेल्स ली जाएंगी। अगर किसी को ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है जिसमें मैक्सिमम सजा 1 या फिर 1 से कम हो सकती है, तो उसकी ये सारी डिटेल्स कलेक्ट नहीं की जाएंगी। एक्चुअली देखो, 1920 से पहले भी फोटो वगैरह तो ली ही जाती थी, लेकिन ना बहुत सारे प्रिजनर ऐसे थे जो मना कर देते थे कि हम फिंगर इंप्रेशन नहीं देंगे। तो ना अथॉरिटीज को कई बार दिक्कत आ जाती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था। लेकिन जब ये कानून बन गया 1920 का, तो फिर अथॉरिटीज को ना दिक्कत आना बंद हो गई। सीधा सीधा फिर वो जोर जबरदस्ती भी कर सकते थे कि हाँ दीजिए, ये कानून में है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और मान लीजिए आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि अगर वो एक्यूज्ड कल को बरी हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर देखो वो बरी हो जाता है और पहले किसी और केस में वो कन्विक्टेड नहीं है, तो फिर उसकी जो डिटेल्स है ना वो डिलीट कर दी जाएंगी। तो ये सब हमने डिस्कस किया 1920 के एक्ट से संबंधित चीजें। लेकिन अब जो बिल आया है ना, ये नया बिल है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आया होगा, आवश्यकता क्या है। 1920 का एक्ट है तो सही, फिर नया क्यों ला रहे हैं। नया देखो इसलिए ला रहे हैं, अब बहुत सारी चीजें देखो नई आ गई, आपको भी पता है टेक्नोलॉजी कितनी नई नई आ गई। रेटिना स्कैन हो सकता है, बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जा सकते हैं, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, कैसा बिहेव कर रहा है वो पर्सन, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं। तो ये भी प्रिजनर से लेना जरूरी है आज के समय में, तो इसीलिए अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ी है। अब चूंकि देखो अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ी है, तो सरकार ने बहुत सारी चीजें और भी कर दी हैं। सबसे पहली चीज तो, पहले जो कंडीशन थी ना, 1 या फिर 1 साल से अधिक जिस केस में सजा हो सकती है, उसी केस में अगर पर्सन को एक्यूज्ड, उसी पर्सन में अगर एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है, तभी ये सारी मेजरमेंट ली जा सकती हैं। लेकिन अब सरकार ने ना ये लिमिटेशन हटा दी है। किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है, कोई भी केस हो, चाहे छोटा मोटा केस हो, जिसमें मैक्सिमम सजा सिर्फ 6 महीने की हो सकती हो, तो उस एक्यूज्ड की भी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी ये ली जा सकती हैं। समझ गए। यानी 1 साल की लिमिट हटा दी गई है। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई हैं, जैसे रेटिना स्कैन, सिग्नेचर, बिहेवियरल एट्रीब्यूट, ये सब। और तीसरी चीज, अगर वो आरोपी रिहा हो जाता है, पास्ट में और किसी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है या फिर अरेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर उसकी डिटेल्स डिलीट कर दी जाएंगी। अदरवाइज डिटेल्स जो है वो 75 साल तक संभाल के रखी जाएंगी। तो ये तो एक्ट बिल के प्रोविजंस हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज, राइटर कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल तो पास हुआ नहीं है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के द्वारा ली जाएगी बिना डेटा प्रोटेक्शन बिल के आए, बिना डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट के बने, तो ये गलत है। डेटा का मिसयूज सरकार कर सकती है।